अप्रासंगिक होती हुई भूमिका को पुनः स्थापित करने की छटपटाहट से प्रेरित राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हुई। यह यात्रा, संयोग की बात यह है कि आज कश्मीर में समाप्त हुई और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, परंतु वो एक राज्य कश्मीर जो भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना। ये वही कश्मीर है जिसके भारत में एकीकरण के लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 1988 से 1998, जिस दौर में हमारी पार्टी ने, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक थे, इसी श्रीनगर के लाल चौक पे जाके 26 जनवरी 1992 को झंडा फहराया था। तो उन बलिदानों और साहस के दम पर यही कश्मीर जो अगस्त 2019 में जो भारत के साथ संपूर्ण और असंदिग्ध रूप में एकाकार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। यह यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। और यह यात्रा बहुत विडंबनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी, वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पे तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई पड़े। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ क्या नहीं गए जिनके हाथ काट दिए गए थे, मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी के.ई. मेनन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में, जिनका नाम एसपी उदय कुमार था, जो एक समय में तमिल पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है। फिर तमिलनाडु में एक अभिनेता से असफल नेता बने कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विद ए कंफ्यूज विजन। वास्तविकता यह है कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से आजाद कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया था, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे। कर्नाटक पहुंचती है यात्रा। याद करिए, कर्नाटक के उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में रहे थे, क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचती है यात्रा
तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरती बयान गुजरात में जा नहीं पाती है। गुजरात के पास पहुंचते हैं तो गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर, जिन्होंने गांधीयंस विद गन कहा था। देखिए, कंफ्यूज नेशन इसे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंध जिन्होंने स्थापित किया था उनके साथ थे। उसके बाद उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, जैसे यात्रा में एक बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है, और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद यह यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वो आह्वान करते हैं कि भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की यह यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला? मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में, जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के दो टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया, और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह
झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। Well, that was BJP taking pot shots at the Bharat Jodo Yatra and saying that the entire reason you could carry out a yatra because the BJP took the bold decision of abrogating the special status of Jammu and Kashmir. We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break. Stay tuned. And disappeared. Dr. Paranjpe, let me start with you first because, there seems to be some kind of a recurring theme or a pattern here where it seems to be the same set of campuses, JNU, Jamia, Presidency Calcutta, Hyderabad Central University, whether it was the anti-CAA protests or now this BBC documentary. And why it's curious is because while there's so much of storm around this documentary inside these campuses, outside, out on the streets, people either don't know or don't really particularly care. Absolutely. In fact, I want to use your channel to appeal to students as well as caution them, especially the innocent ones, the sincere students in these universities, not really to be seduced by this propaganda, because the hardcore cadres of certain political outfits are organizing these protests, and an innocent student is going to get misled. This is certainly not a question of free speech. I've written a whole book on what happened in JNU. So there is a very big, I don't want to use the word conspiracy, but there is an attempt to create yet another student movement against the Modi Sarkar, against BJP, and they're the same actors. In fact, I might tell you that at the beginning of this year, I got a telephone call from somebody, I can't mention my source here, but from abroad, and they said, Makran, just watch as the year progresses. One after one after one, there's going to be bombshells. Things are going to be put out there to discredit this government and discredit India as well. So if I were an investigative journalist, which I'm not, I'm an academic, I'm an intellectual, I would like to delve into this whole chain of events, this whole thread, what is it that is going around and who's funding it, who's behind it. And again, I must say that I want to tell my student friends that what is screened and not screened in a university campus depends on the university administration. The JNU administration put out an advisory. Mm-hmm. At your own peril, you will defy the administration because they can take action against you. So it's not worth it. In fact, I don't tell any student not to see anything. If you want to see the film, see it in your own room. It's not banned as far as I know. Mm-hmm. If you want to see it on your phone or whatever laptop, go and see it. Make up your own mind. But to join this kind of insidious seeming protest, it's not even a protest, is to jeopardize their future, I believe, and their career. And they should not be, I think, seduced by the appeal of such propaganda in the first place. So, Sanjay Jha, we've seen this in 2015 when the JNU protests happened. We've seen this again in 2020 when the anti-CAA protests essentially started from these campuses and then spread to Shaheen Bagh. Every time this has happened, it has helped Mr. Modi and rally his base. It has riled up his base. A lot of his supporters feel that this is some kind of vested propaganda. This is some kind of a conspiracy. There are people out there who are trying to get him, and it has helped him electorally. You look at the election victories in those years, it has always overwhelmingly been in favor of the BJP. Do you reckon that the fact that this story, and this is what I find curious again, there's so much of a storm in some of these campuses where left-back unions are very active, whereas the rest of the country doesn't seem to particularly care about this documentary. And every time this has happened, it's only helped polarize in a way that it helps the BJP electorally. Zakir, I want to make 2 points here. Number one, I disagree with the previous speaker. I think universities and colleges worldwide are actually, they stand for an ideological diversity. Some of them may be more liberal, some of them may be, very woke. Others may even be conservative. It all depends. I mean, there are a lot of people who believe that certain, colleges and institutions are usually, most of the time,
more freedom loving, more revolutionary in their thinking. And that is the way it has been through history. Some of the biggest protests in the world against repressive governments